की 72 साल ज़िंदगी का पहला ये मसला है जो मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया और ये बड़े फ़ख्र की बात है। सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो 2015 से लेकर 23 तक मेरे पास 9th मेडल्स हैं इंटरनेशनल, जिसमें मैंने 4th ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और 4th जो मैंने गोल्ड जीते हैं, जो मैंने गोल्ड जीते हैं गोल्ड तालियां लगाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू, मैं हूं यासिर रहमान। पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद यकीनन देना पड़ती है। यहाँ पे अरशद नदीम ने जितना बड़ा काम किया, उसने काम ही ऐसा किया है कि आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ अरशद नदीम ही अरशद नदीम है। सोशल मीडिया पे अरशद नदीम टॉप ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। अरशद नदीम ने वो काम किया है जो ओलंपिक की 118 साला तारीख में किसी ने नहीं किया और उसने रिकॉर्ड ओलंपिक का कायम कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए तलाई का तमगा उसने हासिल किया है, गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया है, बल्कि उसने पाकिस्तान को वो प्राउड मूवमेंट दी है जो ओलंपिक में रिकॉर्ड बना के यानी 92.97 मीटर की थ्रो करके उसने दी है। आज अरशद नदीम के घर के बाहर जश्न का समा है। आज अरशद नदीम के घर वाले, पूरा पाकिस्तान उसका घर बन चुका है। पूरा पाकिस्तान खुशी का इजहार कर रहा है, मुसर्रतों का इजहार कर रहा है। अरशद नदीम ने 14 अगस्त पे पाकिस्तान को वो तोहफा दिया है यकीनन जो हमें रहती दुनिया तक ये याद रहेगा कि इतना जबरदस्त तोहफा अरशद नदीम ने 2024 में 14 अगस्त को पाकिस्तान को ये तोहफा दिया है। अरशद नदीम यकीनन लायके तारीफ भी है, लायके तहसीन भी है। जिस तरह से कौम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रही है, लगता ऐसे था कि जैसे क्रिकेट ही खेल है पाकिस्तान के अंदर, हॉकी को उस तरह से पजीराई नहीं मिल रही थी, लेकिन अरशद नदीम ने ज्यूलिन थ्रो के अंदर वो साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में दूसरे खेल खेल कर भी आप जीत सकते हैं और ना सिर्फ जीत सकते हैं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। जिन नामसाइद हालात में अरशद नदीम ने अपना आगाज किया, जिस तरह से उनको रिसोर्सेज का फुकदान था, उसमें उस तरह से उन्होंने काम किया और एक कंसिस्टेंट अप्रोच दिखाई और यकीनन इस चीज को एतराफ जो है वो किया। नीरज चोपड़ा ने भी इसका एतराफ किया, उनके जो मुखालफीन हैं उन्होंने भी इसका एतराफ किया और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का इजहार किया गया नीरज चोपड़ा की जानिब से, जो इंडियन एथलीट हैं उनकी जानिब से, उनकी फैमिली की जानिब से, उनकी अरशद नदीम की जीत के हवाले से, वो भी अपनी मिसाल आप है। इस पर बात करेंगे आज के पहले मौजू में। यकीनन खुशी का इजहार है, हमें भी सेलिब्रेट करना है पूरी कौम के साथ और अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करना है जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। आज सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। हाफिज ताहिर खलील साहब ने हमें ज्वाइन किया, हुमायूं खान साहब ने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में, आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ हैं और रशीद साफी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सबको बहुत मुबारक हो। हाफिज ताहिर खलील साहब, कितना बड़ा मूवमेंट है, कितना बड़ा प्राउड मूवमेंट है। यकीनन देखिए यासिर, ये ऐसा लम्हा है और ऐसा यादगार जो है मौका है और इतना बड़ा इवेंट है जो हमारी ज़िंदगी में हमने ख़ुद पाकिस्तान को देखा एक ओलंपिक्स में तलाई तमगा हासिल करते हुए, जीतते हुए। अरशद नदीम जो हैं वो उन्होंने बरसों का फासला मिनटों में तय किया। वाह। और अरशद नदीम ने वो कुछ कर दिखाया जिसकी तवक्को ही नहीं थी। पूरी कौम जो है दुआएं मांग रही थी, लेकिन कौम के ख्वाब थे एक, जो जिन ख्वाबों को अरशद नदीम ने कल भी हम बात करते, हम कहते फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात। देखिए, ये एक नेज़े से उसने दोहरा शिकार किया। ना सिर्फ ये कि उसने तलाई तमगा जीता, बल्कि उसके ज़रिए उसने 118 साल ओलंपिक की तारीख बदल दी। तो ये बहुत बड़ा मौका था जो हमने देखा कि रात को पूरी कौम जो है वो बाहर निकली थी सड़कों पर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मियाँ चन्नू जो है, जो एक गुमनाम हमारा दूर उफ्तादा पंजाब का बहुत दूर उफ्तादा
इलाका है, लेकिन मियाँ चन्नू का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था और पूरी दुनिया में रोशन हो रहा था। नंबर 101 मियां देखिए चन्नू। अरशद नदीम की कामयाबी, और आप ये देखें कि पहुंचे किस तरह से कि 15 मुल्कों ने क्वालिफाई किया। 15 मुल्कों में इंडिया था, 15 मुल्कों में कीनिया, नॉर्वे, ग्रेनाडा और दीगर ममालिक शामिल थे। उसमें ये तमाम वो ममालिक हैं जिनमें स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। पाकिस्तान निस्बतन बहुत कमज़ोर है क्योंकि हमारे मुआशी हालात इस तरह के लेकिन ये नहीं भी है। हमें कहना चाहिए, लेकिन क्रिकेट इसके बावजूद मौजूद है, लेकिन बाकी खेलों का उस तरह नहीं है। देखिए इसके बावजूद भी कि अरशद नदीम ने नामसाइद हालात में वो सहूलतें जो यूरोपीय कंट्रीज़ में हैं, जो अमेरिका में हैं, या जो क्वालिफाई करने वाले दीगर ममालिक को हासिल थी, इवन इंडिया में, लेकिन हम उनके नज़दीक नहीं थे। उसके बावजूद अरशद नदीम ने वो कुछ कर दिखाया जो यकीनन जो है वो पाकिस्तान का इफ्तिखार है। आप ये देखें कि उसने 15 साल पहले जब जेवलिन थ्रू का आगाज़ किया गली कुचों से, तो वो खुद बता रहा है अपनी स्टोरी में कि जब मैं खेला करता था तो कभी लोगों को पता ही नहीं था जेवलिन थ्रू होता क्या है, सही। कि ये गेम है क्या। इस ओलंपिक्स के ज़रिए हमें एक ही सबक मिला कि अगर हम जो ओलंपिक्स की दीगर गेम्स हैं जिसमें 33 तकरीबन गेम्स शामिल हैं ओलंपिक्स की, इसी तरह तवज्जो दें तो यकीनन हम बहुत आगे निकल सकते हैं दीगर गेम्स में भी, और उसमें भी हमें तलाई तबके जो हैं वो बहुत छोटी बात होती है। फिर इसमें हमें ये सबक मिला कि अगर कि हमें अपने बच्चों को गेम ज़रूर खिलवानी चाहिए, कोई ना कोई गेम ज़रूर, और वो सिर्फ क्रिकेट की तरफ तवज्जो न दें बल्कि दीगर जो गेम्स हैं उसकी तरफ तवज्जो दें, उसमें आगे निकलें। और ये यकीनन उसके पेरेंट्स की इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। कोचेस की भी, रशीद अहमद साकी और फयाज हुसैन बुखारी, ये दो कोचेस ऐसे जिन्होंने अरशद को खड़ा किया। उसके पेरेंट्स ने उसकी सेहत का ख्याल रखा, उसके नींद का ख्याल रखा, उसको जो है वो फैसिलिटीज देते रहे जो उनकी इस्तात में खुद थी, जो उसके मजदूरी वसीले की, में थी। खुद एक लेकिन मैसन है उन्होंने उसके वालिद बिल्कुल साहब। उनके उसके साथ उनकी भरपूर तवज्जो थी कि आज अरशद नदीम जो है वो दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा था। और ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान जो है वो पोडियम में सबसे ऊंचा था और इंडिया जो है नीचे खड़ा हुआ था। क्या बात। तो ये वो लम्हा था तारीखी जो हमने देखा कि पाकिस्तान जो है, मैंने जब रात को देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो देख रहे थे 11:30 बजे करीब, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा था उनकी नशिस्त में। बड़ी खुशी का तो इजहार। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात नहीं थी, ये करिया करिया सब कुछ हो रहा था। और एक लम्हे के लिए 92, 97 ये वो वर्ड हैं और ये वो फिगर्स हैं जो आज सारी पाकिस्तानी कौम के ज़बान पर हैं, और ये फिगर्स हमेशा याद रहेंगे। इत्तेफाक से 92 में उस वक्त भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और इस वक्त की 92 में भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट है। हुमायूं खान साहब, आपको मैं इसमें शामिल, कितनी जो लाइफ स्टोरी है अरशद नदीम की, कितनी बड़ी मोटिवेशन है उन पाकिस्तानी यूथ के लिए, उन नौजवानों के लिए जो हमें लगता है कि शायद वो कुछ मायूस से हो चुके हैं, कोई फ्रस्ट्रेशंस का शिकार हैं। कितनी बड़ी मोटिवेशन है अरशद की कि हालात हों या ना हो, वसाइल हों या ना हो, आपने अपना मकसद अचीव करके छोड़ना है। देखें, इस पे तो इकबाल ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी की, इसमें क्या क्या जो है ना तो लोगों के अंदर हमारे वो टैलेंट छुपा हुआ है। तो ये तो एक इंडिविजुअल स्टोरी एंड देन कलेक्टिव स्टोरी, इन दो को अगर आप कंबाइन करें, इस जीत ने ना बहुत सारे मैसेजेस दिए। अभी हाफिज़ साहब जो बता रहे थे कि वो कल जब स्टेज पे वो उनकी तकरीर हो रही थी, तो अब साथ जो है जो डिफेंडिंग चैम्पियन थे इंडिया के, वो बैठे हुए थे, उन्होंने तारीफ़ की। अच्छा, ये भी देखने की बात होगी कि जेवलिन थ्रो का जो वो है, ट्रैक एंड फील्ड का जो गेम है, ये बड़ा अनपॉपुलर गेम है दोनों, बल्कि पूरे साउथ एशिया में कोई इसके ऊपर ख़ास तवज्जो नहीं देता। तो कहाँ से एक जो है ना एक दूर रफ्ता इलाके जहाँ पे इस गेम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वहाँ से एक पाकिस्तान का जो सपूत है वो उठता है और वो अपनी मेहनत और कोशिश करता है, और फिर उसके साथ साथ जो लोग उसके साथ जुड़ते हैं, और फिर इवेंचुअली टोक्यो ओलंपिक्स से ये बात स्टार्ट होती है। और आज जब उसकी कल्मिनेशन हुई, 2 उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, एक तो ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, दूसरा अपनी वो जो उन्होंने 5 थ्रोज की उसमें 2 90 प्लस की, ये भी इससे पहले जो है 97 ये 2008 में जो रिकॉर्ड बनाया था उसे तोड़ दिया। तोड़ दिए। तो नहीं, एक ये उन्होंने तोड़ा, दूसरा जो उसकी आखिरी जो थ्रो थी वो भी 90 प्लस थी। तो अपनी उन 5 थ्रोज के अंदर अगर आप उनका वो क्यूमुलेटिव भाई ने देखें, कहा है ना कि अरशद का मुकाबला अरशद से ही था। तो ये बताता है कि यार कितना बड़ा टैलेंट है हमारे यहाँ ना, और हमें जो है उसको नरिश करने के लिए जो है ना सपोर्ट, फैसिलिटेशन, डिस्पाइट द फैक्ट कि हाफिज़ साहब अभी भी आपको बता रहे थे कि नामसाद हालात हैं स्पोर्ट्स की और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं,
लेकिन यहाँ का जो लोगों के अंदर जज्बा और वो जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है ये एक लेसन है। और अरशद नदीम साहब ने बेसिकली बता दिया कि अगर आप मेहनत करें तो कोई स्पोर्ट्स जो अननोन हो उसको नोन कर दिया। कल पूरी दुनिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर से लेके आप मुख्तलिफ बड़े शहरों, छोटे शहरों में देखें, वो स्टेडियम्स लगे हुए थे, वो स्क्रीन्स लगी हुई थी, लोगों को देख रहे थे। बाहर का माहौल देखें किस तरह से आतिशबाजी वहाँ पे हो रही है। ये और क्या इतनी बड़ी फख्र की बात थी कि 35-40 सालों के बाद जो है इस के अंदर हमें जो है चार ना, दहाई हमें इंतजार करना पड़ा गोल्ड मेडल के लिए, और इनफरादी तो ये फर्स्ट टाइम है हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एब्सोल्युटली। लेकिन मेरा ख्याल है कि अरशद नदीम ने जो एक राह खोल दी आने वाली हमारी यंगस्टर्स के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि अगर आप मेहनत करें, आपका विजन हो, आपकी कमिटेड हो, रिजॉल्व हो, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको रोक सके। इस दफ़ा उन्होंने गोल्ड लिया, अल्लाह करे कि अगले 4 साल के बाद जब दोबारा हो Consistent रहेंगे तो बिल्कुल। दोबारा भी वो जो है वो इसमें ले और हमें और फ़ख्र से जो है हमारा सर बुलंद करें। आगा साहब, खुशी का ये लम्हा है, और इसमें एक चीज़ हमें यकीनन कहते हैं कि आपकी अगर ओपोनेंट की भी कोई अच्छी बात है तो उसे नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से इंडियन साइड ने उनको अप्रिशिएट किया और उनकी वालदा ने जिस तरह से उनको अप्रिशिएट किया, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कितना ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और मुझे यानी कि वाकई आप कह सकते हैं कि देखा जाए तो जो इंसान है ना, वो एक दूसरे का दर्द भी समझते हैं और खुशी भी बांट सकते हैं। और उस जो उनकी जिनको उन्होंने हराया है, उनकी वालदा का ये कहना, उनकी वालदा का ये कहना कि वो भी साढ़ा ही पुत्र है, और पंजाबी में, आई मीन दिस इज़ ए वेरी जेस्चर। लेकिन माशरे के लिए भी बहुत इसमें आप कह सकते हैं सवालात भी हैं और पैगामात भी हैं। सवाल ये है कि हमारा माशरा सब कुछ हासिल कर सकता है, इवन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी, अगर हम फोकस हैं और वालदैन हम अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं बग़ैर ये सोचे हुए। क्या इसके वालदैन इंतहाई गुर्बत की हालत में ये नहीं कह सकते थे कि तू साड़ा पुत्र है, जा काम कर, जहाँ मजदूरी कर। एग्जैक्टली ये। लेकिन एक मैसेज हमारे माशरे के लिए भी है कि इसके पास जनवरी तक जेलन थ्रो खरीदने के पैसे नहीं थे। क्या ये मैसेज हमारे पूरे माशरे के लिए और पूरे सिस्टम के लिए काफ़ी नहीं है चीज़ों को समझने के लिए? आपने 40 साल की बात की, हमारे में सबसे सीनियर हाफिज साहब बैठे हुए हैं। अगर देखें 70, 60, 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तान कॉमनवेल्थ और यह ओलंपिक से कुछ ना कुछ लेकर आता रहा है। पहलवान मोहम्मद बशीर 1960, वही मैं कह रहा हूं। 1988 बॉक्सर हुसैन शाह। फिर हुआ ये कि हमारे माशरे में को सारा फोकस कर दिया गया क्रिकेट के ऊपर। हमारी जो नेशनल गेम है हॉकी, आज किसी बच्चे को पूछने खड़े करके कि हमारी नेशनल गेम क्या है, वो कहेगा क्रिकेट है। पूरी कौम ने सिर्फ एक चीज के पीछे लग गई, 11 बंदे, एक बॉल और एक बैट, बस। उसके बाद इस कौम ने कुछ नहीं सोचा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए, 20-20 साल उन्होंने जनाब एक एक डिपार्टमेंट की हुक्मरानी की, ना वो छोड़ने को तैयार थे ना कुछ करने को तैयार थे। ताकतवर लोग थे, कोई हाथ ही डाल सकता था। और फिर रिजल्ट आपने देख लिया है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। आपके पास बहुत बच्चे ऐसे हैं, सिर्फ ये है कि आप एक दफ़ा फैसला कर लें। मैं रियासत की बात नहीं कर सकता, हर वक्त हम रियासत को ले आते हैं, हम एक कौम भी है, हम एक माशरा भी है। माशरा एक दफा इकाई भी है। एग्जैक्टली इकाई भी है। माशरा एक दफा फैसला कर ले कि हमने अपने बच्चों को किसी ना किसी चीज में डालना है जिसमें वो एक्सेल कर सके, चाहे वो कुछ भी हो। हमारे यहाँ पे 12 बच्चा जो आज सड़क पे फिर रहा है ना, उसको ये नहीं पता वो करना क्या है। ठीक। साफी साहब, यहाँ पे यकीनन कुछ थोड़े से क्रिटिकली भी इन्होंने चीज़ों को एवेल्युएट किया। पहले तो ज़रा खुशी की बात को थोड़ा सेलिब्रेट भी करते हैं, खुशी का लम्हा है उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा, ये जहाँ पे जीत के बड़े पैगामात हैं अरशद नदीम की, वहाँ पे एक पैगाम ये भी है कि एक खेल के अंदर हमने इतना इन्वेस्ट किया, उसको इतना कमर्शलाइज किया, ग्लैमराइज किया, लेकिन जो बाकी खेलें हैं वो हम इग्नोर कर बैठे हैं, जिससे पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन हो सकता था। डोंट यू थिंक कि हमने क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दी है? बिल्कुल। क्रिकेट तवज्जो इसलिए ज़्यादा हासिल कर सका कि ग्लैमर ज़्यादा है इंटरनेशनली सतह पे, उसमें पैसे ज़्यादा है। जो लीग्स क्रिकेट है उसने ज़िंदगी और पूरा जो सिनारियो है उसको बदल दिया है। फिर रेड बॉल के बाद जो वाइट बॉल का जो सफ़र था उसने और क्रिकेट को मकबूल किया।
उस स्केल में भी पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े काबिल कदर हीरो है जिन्होंने हमारे चेहरों पे खुशियाँ बिखेरी है। उन खिलाड़ियों की हमें कदर है, उस स्केल का भी हमें कदर है। वर्ल्ड चैम्पियन हम रहे हैं, एशिया चैम्पियन रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम एक दुनिया की बेहतरीन टीम मानी जाती है। तो वो उस स्केल से इनकार नहीं है, उस स्केल की मकबूलियत पे भी हमें कोई ये हक़ नहीं पहुंचता कि हम उसको भी क्रिटिसाइज़ करें। चूँकि 14 अगस्त का महीना है, जश्न आज़ादी का महीना है, खुशी का एक लम्हा है। उसके बाद जो अरशद नदीम ने इस खुशी को दोबाला किया है, मेरे ख्याल में क्रिकेट और हॉकी और बाकी खेलों की ज़बूहाली के लिए हमारे पास पूरा साल है, उस पर बात करते रहेंगे। 14 अगस्त के बाद मेरे ख्याल में उस पर बात कर लेते। अभी जो अरशद नदीम ने हमारे चेहरों पे जो खुशियाँ बिखेरी है, हम इन खुशियों और इन मुस्कुराहटों को जारी रखना चाहते हैं। ये बात जो है उन पे हमारी कौम को बड़ा इंतजार था इसका, एक खुशी की खबर। प्राइम मिनिस्टर रात को 1 बजे तक वो भी जाके इसको देखते रहे कि वो खुशी की खबर हमें मिलनी है। 2-3 दिन पहले आप आगा साहब बाकायदा इधर लड़ने पे आ गए थे, जो इनकी जो पूरी जो बिजली के सताए हुए हैं, बिलों के हम सताए हुए हैं, आज हम मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट जो है हमारी इस कौमी हीरो की वजह से। कौम भी कह रही कि अब बिजली के बिलों में अरशद नदीम के नाम के पैसे रखे हैं, वो भी देने को तैयार। अब यकीन जाने कि बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, मैं जेवलिन थ्रो का कोई शेदाई नहीं हूँ, लेकिन आज के बाद मैं दुनिया भर में जहाँ पे भी मुकाबला होगा, इसलिए हर पाकिस्तानी ने देखा, ये इसके साथ मुझे खुसूसी लगाव पैदा हुआ है। और मैंने दिल से रात को जो है बैठ के बराह रास्त से मुकाबला देखा और हर चीज़ को नोट किया कि किस तरह ये खेला जाता है। बहुत सारी रिसर्च भी की, लेकिन अब उन पे इनामात भी हो गई। उनके लिए नकद इनामात का जो है वो भी ऐलानात हुए। सबसे बड़ा इनाम सोफा जो आया है, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की सीएम ने 10 करोड़ रुपए देने की बात की है। पीएम भी जो है वो भी जरूर कुछ न कुछ इनाम, इदारे भी आगे आ रहे हैं, वो भी और वजीर इत्तलात अब मैं वज़ीर इत्तलात साहब को भी एक टीवी चैनल पे सुन रहा था कि उन्होंने ये बात भी कि 14 अगस्त का जो खुसूसी तकरीबात है हम अरशद नदीम के नाम करेंगे। स्टेट के नुमाइंदे के तौर पे उनकी ये बात जो है वो बहुत बड़ा एजाज़ है कि पूरा कौम जो इस दफ़ा जिसने आज़ादी मनाएंगी अपने इस हीरो की वजह से मनाएंगी। लेकिन ये 14 अगस्त तक अरशद नदीम जैसे हमारे जो कौमी हीरो है उनकी खिदमात को हमें एक महसूस मुद्दत और दौरानिया तक महदूद नहीं रखना चाहिए। अब होना ये चाहिए कि अरशद नदीम जैसे हीरोज़ की जो उनकी जो कामयाबियां है उनको ज़िंदा रखना और उनको याद रखने के लिए कि इनके नाम अरशद नदीम ने मांगा भी क्या, वो उन्होंने कहा कि मेरे गांव के अंदर एक ग्राउंड मुझे बनाना। नहीं, बल्कि मैं उससे एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ कि उनके नाम पे बाकायदा एक स्पोर्ट्स एकेडमी बननी चाहिए। पूरे पाकिस्तान स्टेट उसको स्पॉन्सर करे और उसमें हर किस्म की जो इस किस्म के कम खर्च खेल है, जिस तरह जेवलिन थ्रो है, जिस तरह गोला थ्रो है, जिस तरह डिस्क थ्रो है, जिस तरह हाई जंप है, जिस तरह एथलेटिक्स के बाकी जो मुकाबले है, उसमें अगर हम कैप तैयार करें, हम क्रिकेट और हॉकी पे भी इन्वेस्टमेंट करें। हॉकी हमारा कौमी खेल है और क्रिकेट अक्सरियत की पसंदीदा गेम है, उस पर भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन आप यकीन जानें कि अगर हमने कोई ऐसी एकेडमी कायम की पूरे मुल्क के सतह पे और हमने कोशिश की इन 4 सालों में, तो जिस तरह आज बिलावल भुट्टो ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं, हम फुटबॉल में भी ओलंपिक तमगा ला सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मुमकिन है। कौमें जो है वो एक दिन में तरक्की का सफ़र नहीं करता। अब देखिए चीनी सदर का खुसूसी बयान है, अपनी जो ओलंपिक दस्ता है कि मुझे आपने दुनिया भर से सबसे ज़्यादा तमगे ला के देने हैं। इसी तरह अमरीकी सदर की भी यही ख्वाहिश है और इसको दोनों रियासत बिल्कुल वो एक निक जा रहे हैं। तो अगर 4 साल का हमने ओलंपिक के लिए तैयारी की तो अल्लाह ताला से हमें ये उम्मीद है कि अगले साल जब हमारी ज़िंदगी रही या अगर हम नहीं भी रहे तो 4 साल बाद पाकिस्तान एक की बजाय कई तलाई तमगे पाकिस्तान ने मजबूत तौर पे आज तक जो है वो सिर्फ 11 तमगे हासिल किए हैं। उम्मीद जैसे आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब प्रोवाइड किया जाएगा तो जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी यकीनन। और इस पर बात करते रहेंगे, खुशी को सेलिब्रेट करते रहेंगे। खुशी का मौका है, लेकिन हमें दूसरे मौजू की जाने बढ़ना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। वो मौजू है चांकिया के
अवामिल के और ख़ास तौर पे चाणक्य की फ़िलासफ़ी के दाम साम ढंड भेद के उन फॉलोअर्स का जिनकी बुनियाद जो है, यानी मैं हिंदुस्तानी फाशिस्ट रजीम की बात कर रहा हूँ, जिसकी बुनियाद इस बात पे पड़ी है कि अपने पड़ोसी ममालिक को सैटेलाइट कंट्रीज़ के तौर पे ट्रीट किया जाए। वहाँ पे इन 10 सालों के अंदर हमने देखा, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, इन तमाम ममालिक के अंदरूनी मामलात के अंदर हिंदुस्तान ने इतनी गहराई में जाकर इंटरफेरेंस करने की कोशिश की कि हमें देखा कि विद एवरी पासिंग ईयर हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उसकी जो फॉरेन पॉलिसी चाणक्य डिप्लोमेसी के ऊपर मबनी थी, उसको मुंह की खानी पड़ी और नतीजा ये निकला कि उसके जो स्टूजेस मुख्तलिफ ममालिक में प्लांट किए गए थे, जैसे शेख हसीना वाजिद जो है 15 साल तक वो काबिज रही, बांग्लादेश में हुक्मरानी करती रही, उसको उसी की आवाम ने उठाकर बाहर फेंक दिया, जिस पर इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर उनका मीडिया लगा रहा है, जिस पर इल्ज़ाम वो जमात के ऊपर लगा रहे हैं। उनको वो बंगाली अवाम नज़र नहीं आती जो जम्मे गफ़ीर की तरह सड़कों पर निकले, जो 400 स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया उनकी फाशिस्ट रजीम की जानिब से। इस वक्त जो है शेख हसीना वाजिद जहां बैठी हैं वही उसके बहुत बड़े फाइनेंसर थे और स्पॉन्सर थे। इस पर ज़रा बात करेंगे। हमारी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने भी इस हवाले से बड़ा एक क्लियर कट स्टांस लिया है, उन्होंने जवाब दिया है इंडिया को। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के हालिया वाक़यात में मुलव्वस होने की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं कि रिपोर्ट्स भारत की जहनी ऑब्सेशन की अक्कास हैं। और फिर मजीद उनका यह कहना था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात हैं जिनमें पेशरफ जारी है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश की अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। डॉक्टर यूनुस को चीफ एडवाइजर बनने पर मुबारकबाद दी है और हमारे हाई कमिश्नर ने भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की है। इस पर जरा बात कर लेंगे। आपसे आगाज कर लेते हैं रशीद साफ़ी साहब। हिंदुस्तान बड़ा वावेला कर रहा है, उसका मीडिया बड़ा वावेला कर रहा है कि जी पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था। हिंदुस्तान क्या अपनी खिफत मिटाने के लिए ये सब कुछ बातें कर रहा है? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की एक साइकी है, उनकी एक हिस्ट्री रही है, प्रॉक्सी के हवाले से उनका बहुत एक बदनुमा किरदार रहा है हिस्ट्री में, अगर हम माजी पे नज़र दौड़ाए। अब जो ये बंगाल का बांग्लादेश का जो वाक़या हुआ है, इस पर उनकी तरफ से जो उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो एक दफ़ा फिर अपनी खिफत मिटाने के लिए, क्योंकि भारत ने तकसीम बंगाल से लेकर ताहाल अपनी प्रॉक्सी पे बांग्लादेश में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। और ये हसीना वाजिद जो थी, इन्होंने 19 साल का जो उनका इक़्तिदार का दौरानिया था, इसमें भी भारत ने उनका बहुत बड़ा साथ दिया। ये शुरू में रही वहाँ पे, ट्रेन वहाँ पे किया गया। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद इंडिया में इनका काफ़ी अरसा गुजरा, इनके बच्चे वहाँ पे पले बड़े हैं, उसके बाद उनके कुछ बच्चे बाहर शिफ्ट हो गए। और जब वापस ये आई तो जब ये शुरू में तो कुछ न कुछ इन्होंने जो माशी इस्लाहात किए और बंगाली अवाम के हवाले से उन्होंने कुछ काम ऐसे किए जिससे उनके इक़्तिदार को एक दवाम मिला, लेकिन बाद में वो एक पॉपुलिस्ट और फाशिस्ट लीडर के तौर पर सामने आए। उसने अपोजिशन को पाबंद सलासिल किया। ये मुअम्मर खातून जो अभी कल ही जिसकी रिहाई मुमकिन हुई, खालिदा ज़िया की मैं बात कर रहा हूँ, अपोजिशन लीडर थी, उनको जंदान में बंद किया। फिर जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राबी, फिर गेस्ट हाउस में शिफ्ट उनको करना पड़ा। ये जो दुनिया भर जिस बंदे की, जिस शख्सियत की उनकी अहलियत की ताबे है, जो नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, जो इस वक्त चीफ एडवाइज़र बन गए हैं उबूरी हुकूमत के बांग्लादेश के, उनको जिला वतन करवाया। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इंडिया की इमापी हुई। और हुई क्यों कि ऐसा उनको लग रहा था कि खालिदा ज़िया और जो बांग्लादेश की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो शायद चीन के बहुत करीब है, वो शायद ख़ित्ते में इंडियन प्रॉक्सी को सपोर्ट नहीं करता। इसी वजह से इंडियन रा और इंडियन जो एजेंसीज थी उन्होंने खुल के बांग्लादेश में काम किया और उसका अंजाम ये हुआ
कि ना सिर्फ इंडिया को पूरी दुनिया में हज़मियत का सामना करना पड़ा, बल्कि जो एक फासिस्ट और डिक्टेटर की सूरत में, जो सियासी डिक्टेटर की एक बदतरीन शक्ल जिसको उसकी हुकूमत को हम कह सकते हैं, यानी डॉक्टर शेख हसीना वाजिद की मैं बात कर रहा हूँ, उसको अपने मुल्क से फ़रार होना पड़ा। तो ये ज़िल्लत और ये नाकामी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रही है। पाकिस्तान पे वो बेजा इल्ज़ाम तराशियों पे उतर आया है। पाकिस्तान का इस पूरे वाक़े से, जिस तरफ दफ्तर ख़ारजा ने आज बयान दिया, हमने जो पाकिस्तान की रियासत ने जो वहाँ की तलबा की जद्दोजहद है उसकी रिगार्ड की है, जो वहाँ के अवाम ने जो चाहा है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को उन्होंने चीफ एडवाइज़र बनाया, उनकी तैनाती पे पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने मुबारकबाद दी है और पाकिस्तान ने वाज़ेह अंदाज से कहा कि हम बांग्लादेश के अवाम के साथ है, उनका जो हक़ है या उनका जो मुतालबा है उनके साथ पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान न किसी प्रॉक्सी में दुनिया में शरीक हुआ है, ना आइंदा इनका कोई ख्याल है। तो ये सिर्फ इंडिया की नाकामी है, उनकी इंटेलिजेंस नाकामी है, उनकी प्रॉक्सी की नाकामी है और उनकी हिंदुत्व पॉलिसी की नाकामी है। बाकी इसमें कुछ हकीकत नहीं है पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात। शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब। मैं आगा इकरार हारून साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगा। ये फरमाइएगा कि कितना बैकफायर किया है हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने, और जिस तरीके से वो अपने जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं उनको सेटेलाइट का दर्जा देने की दर पे थे, कितना बैकफायर हुआ है? बहुत बुरी तरह बैकफायर हुआ है। पहले श्रीलंका में हुआ, फिर नेपाल में हुआ, और अब ये जो बेस कैंप था इंडिया का बांग्लादेश, ये इसमें जो आपने जो कुछ देखा उसको मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, फिर कहूँगा कि सारी कहानी जो है वो अगरतला से अगरतला तक रही। अगरतला से शुरू होने वाली कहानी आखिरकार अगरतला में ही ख़त्म हो गई। ठीक है, जहाँ तक बात है कि ये सब कुछ हुआ कैसे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो चीज़ जो मेरी यानी कि आज भी और कल भी जो हमारे बांग्लादेशी दो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनसे हमारा आजकल एक ग्रुप डिस्कशंस होती है, जो सबसे अहम बात आई है, जो शायद अभी हमारे यहाँ उससे रिपोर्ट नहीं हुई, वो ये है कि हसीना वाजिद काफ़ी देर से ना इसने आदत बना ली थी हर उस आदमी को टॉन्ट करना जो उसको उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी पॉलिसी के खिलाफ था। वो कहते थे तुम रजाकार हो, ये ले बैठा उसको, यही मैं आपको बता रहा हूँ। कहा हाँ हम रज़ाकार हैं। मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। ये बड़ी देखिए, ये इट इज़ फ्रॉम दी पीपल हु आर ऑन ग्राउंड, यानी कि जो हमारे दो, वो कहते हैं इसने तमाशा बना लिया था कि जो भी इसको कहता था कि आप गलत कर रहे हैं तो वो कहते तुम रज़ाकार हो। रज़ाकार कौन थे? रज़ाकार वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था खड़े होके, और पाकिस्तान बचा रहे थे, और पाकिस्तान बाद में उन्होंने बचाने की कोशिश भी की 70s में, लेकिन बनाने वालों को भी रज़ा, वो अपने को रज़ाकार कहते थे। तो ये जुलाई में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट पास की कि जनाब ये जो कोटा है, आपको पता है कोटा सिस्टम था क्या? कोटा ये था कि जिन लोगों ने मुक्ति बानी बनाई और इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को दो लख्त किया, उनके जो बच्चे हैं और उनके जो आगे बच्चे हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनका एक कोटा रखा गया था हर जॉब्स में 65%। जी बिल्कुल। तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसने हसीना वाजिद ने, ये जुलाई में इसने कहा कि ये जो कोटा है, क्या अगर हम यानी कि उनको वो फ्रीडम फाइटर कहती है ना, उनको ना, उनके बच्चों को ना दे तो रजाकारों के बच्चों को दे। ये बात उसको फिर ले बैठी। उस दिन आप जो उसके बाद आप कह रहे हैं ना कि हर जवान, हर बच्चा, हर लड़की सड़कों पे निकल है कि भाई हम सब रजाकार। अच्छा, इतना इख्तलाफ था, उसको पता भी था, लोग सड़कों पे निकल भी आए थे, उसके बावजूद किसकी ईमा और किसकी शय पर इंडिया इतना कुछ इंडिया और इंडिया की जो अपना रॉ है उसकी बहुत बड़ी नाकामी है कि वो समझ नहीं पाई कि चीजें किधर जा रही। ऑल स्लीपिंग, ऑल दो कि इट वाज प्रोवाइडिंग ऑल सपोर्ट, ऑल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू हसीना वाजिद, लेकिन इन्हें समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। और फिर आखिर में एक मैं बात कहूंगा, ये होता है कि जब आप अपनी कौम को डिवाइड करते हैं ना दे और अस में, जो अदरिंग फैक्टर है ना, वो हर कौम को या तो तबाह कर देता है या बना देता है। या कौम मुझे बनती हुई नजर आ रही है। आज पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, आज वो सब कहते हैं हम रजाकार हैं, हम सब उनके बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। तो इसीलिए कहते हैं कि आप एक नया बांग्लादेश जो है मुझे नजर आ रहा है, और डिपेंड करता है कि जो उसकी कौम है या उसके जो, मैं उनके लिए अच्छी यानी कि ख्यालात रखता हूँ कि वो एक सिस्टम के तौर पे फोकस होकर, और हमने देखा कि बड़ी सरत के साथ जो तब्दीलियां आई हैं, जिसमें डॉक्टर यूनुस
की सरबराही में बनने वाली डॉक्टर इंटरिम यूनुस गवर्नमेंट साहब जो को पता है बन रही है, पाकिस्तान ठीक। 2 दफा चक्कर भी लगा चुके हैं एंड ही इज वेरी अच्छा प्रॉब्लम ये है कि ही लाइक्स पाकिस्तान जो और इंडिया को जिससे और ज्यादा जो ताप पहना वो ये भी है और अब ये भी है कि नए सफीर की तैनाती भी पाकिस्तान के लिए अमल में लाई जा रही है, जो पाकिस्तान के हवाले से एक नेक शगुन भी है दोनों ताल्लुकात के हवाले से। मैं इसमें आपको शामिल करूँ हुमायूं खान साहब, फरमाइएगा। वो कहते हैं जी इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त कर दी है बांग्लादेश की इन्होंने और अपनी बरामदात बढ़ा दी हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल की वो बहुत बढ़ गई हैं। अगर इसकी दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर देखें तो इसकी कॉस्ट जो बंगाली अवाम है उसने बड़ी हार्डली बेयर की है, यानी उसने इस तरह बेयर किया कि उसने तमाम अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको मफकूद कर दिया और ख़ास तौर पे जो इंडियन इंटरवेंशन है खित्ते के अंदर और ख़ास तौर पे बांग्लादेश के निज़ाम के अंदर उसकी कॉस्ट उसको भरनी पड़ी। तो ऐसी इकॉनमी को कोई भी इंडिपेंडेंट कौम बर्दाश्त कर सकती है जिस तरह से रिटेलिएट किया है बंगाली कौम ने? जी एब्सोल्युटली। ये देखें ना, वो कहते हैं कि ज़बान खल्क नकारा खुदा समझा जाए उसको, तो ये उसी का जवाब है कि जो 15 साल की जो एक रिप्रेसिव किस्म की पॉलिसीज़ थी और आपका जो भी डिसिडेंट हो उसको बिल्कुल जो है बात ना करने दी जाए। एक फैक्टर है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन 15 सालों में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, क्योंकि आप जो उनकी जो उसकी कॉस्ट बड़ी है नहीं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब वो चूंकि एक रिप्रेसिव रिजीम बन चुकी थी और हर चीज़ के ऊपर वो फोकस था, तो बांग्लादेश की आवाम तो थी वहाँ पे, सिविल सोसाइटी भी थी, उनकी इकॉनमी भी थी, लोग भी थे, ट्रेड यूनियंस भी थी, लेबर की चीज़ें भी थी, वो काम हो रहा था। तो उसमें सिर्फ उनकी गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं जाता, तमाम जो वहाँ की पूरी सोसाइटी थी जिसने मेहनत की, जो कि कोशिश करके अपनी उस इकॉनमी को बनाने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि वो वज़ीर आज़म थी तो इसलिए नाम उनका लिया जा रहा है कि उनके दौर में जीडीपी इतनी गुजरी और इतनी, और उसका जो दूसरा आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर जवाब भी दिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म कर दिया आखिरी चंद दिनों में, और फिर जो लास्ट जो स्पीच थी या जो करने की कोशिश की गई उसमें भी बताया गया कि उन्होंने जो है वो अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे थे उनमें सबको कहा कि जी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया जाए और मार दिया जाए जो भी आपके सामने आए। लेकिन जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, वहाँ की सिविल सोसाइटी थी, वहाँ की जो आवाम थी वो खड़ी हो गई और फिर उन्होंने अपना जो है वो रेगुलर या जो एक जो कोर्स ऑफ एक और नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। जनरल रिटायर्ड हसनैन है इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, उसने कहा कि जो अवामी लीग है वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। तो ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है एक इंडियन रिटायर्ड जनरल की तरफ से? देखें, एक तो अभी आगा साहब ने खुद अभी बताया, अगर आप पॉलिसीज़ के ऊपर देखें ना तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था और ख़ित्ते के अंदर देखें और पर्टिकुलरली साउथ एशिया के अंदर, तो उन्होंने बांग्लादेश के अंदर अपनी जो तमाम जिसको कहते हैं ना पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, उन्होंने अवामी लीग को जो है वो सपोर्ट किया और उसके खिलाफ बाकी जितनी वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी कंप्लीटली इग्नोर किया। अभी आखिरी इलेक्शन उनका ऐसा है जिसके ऊपर बहुत सारी आवाज़ें उठाई 2024 उसको भी इंडिया ने सबसे पहले किया। फिर इंडिया की बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, तो बीजेपी की लेड जो गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उनका ख्याल ये था कि वहाँ पे वो अपनी आवाम के साथ जो मर्जी करें, सिंस शी इज़ गुड विद अस, तो इसलिए उनको सपोर्ट करते जाए। लेकिन फिर वो आवाम उठी और सब ने देख लिया कि क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है फोकस जो हमें करना चाहिए वो ये है कि इसमें इंडिया की शिकस्त या उसकी फतह इसकी हम बात नहीं करें। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है बांग्लादेशी अवाम की फतह है और उसका नतीजा ऑटोमेटिकली इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें नजर आ गया कि आपने गलत काम किया और आपके सामने वो आ गया। साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। एक दिन पहले आर्मी चीफ ने जो स्पीच की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी वो, उसमें एक जुमला उन्होंने कहा कि जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ है। 1971 में एक खातून ने एक जुमला बोला था, उसने कहा था कि बड़क मारी थी कि आज हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में फेंक दिया है, आज हमने मुसलमानों से 1000 साला शिकस्त का बदला ले लिया। देखिए, ये एक सवाल जो है आर्मी चीफ की तरफ से उन लोगों के लिए था जो यकीनन पाकिस्तान के हवाले से बदगोई करते रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से गलत एक तासुर पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। मैं दो वाक़यात सिर्फ आपके सामने पेश करूँगा। अक्टूबर 1989 मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ पहला इक़्तिदार था उनका पहला विज़िट था बांग्लादेश का। मैं उनके साथ था। उनके साथ जब हम एयरपोर्ट पर उतरे हैं, एयरपोर्ट से स्टेट गेस्ट हाउस तक, ये तकरीबन 40 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ तक फुल पैक जैम जो है वो लोग खड़े हुए थे, बच्चे, औरतें और पाकिस्तान के झंडे लेकर खड़े हुए थे। वाह।
ये पहला ईस्ट पाकिस्तान के बाद, ईस्ट पाकिस्तान के फॉल होने के बाद ये पहला मंजर मैंने देखा वहाँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग जनरल इरशाद, जनरल जियाउर रहमान, उस वक्त हुसैन इरशाद थे, अच्छा इरशाद, लेकिन वापसी में कर्फ्यू लगा हुआ था पूरे इलाके में। ये देखें, ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया कि वापसी में कर्फ्यू लगा दिया। दूसरा, 2 साल पहले तुर्की में एक इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे मुझे बांग्लादेशी जर्नलिस्टों के साथ हमारी मीटिंग जो है हुआ करती थी, तो उनसे हम गुफ्तगू किया करते थे। तो उनसे मैं पूछा करता था कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद के इक़्तिदार का इतना लंबा अरसा क्या है और अब क्या आप देख रहे हैं कुछ चेंज आ सकता है यहाँ पर। उसने मुझे कहा कि जी 3 अवामिल होंगे। ये देखें, ये 2 साल पहले की बात। उसने कहा जी एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस, उसको लोग बहुत नापसंद कर रहे हैं कि इंडिया जो है, इवन हमारी ट्रेड, हमारे जो छोटे मोटे तिजारती मामलात हैं, हम उसके दस्ते नगर होकर रह गए। इंडिया ने वहां के डैम पे कब्जा कर लिया, इंडिया ने जो अपनी रेलवे लाइन है उसको बिछा नहीं, दिया। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, इंडिया के पास। उन्होंने कहा है कि इंडिया के इन्फ्लुएंस को लोग जो हैं हमारे अवाम पसंद नहीं करते और वो ये बेजा इन्फ्लुएंस जो है ये हसीना वाजिद को ले डूबेगा। नंबर 2, उसने कहा कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, कि गवर्नेंस के इश्यूज़ ये हैं कि हसीना वाजिद जो है वो चुन चुन कर अपने मुखालफिन को मार रही है और वहाँ तकरीबन ये है कि आप बड़े खुले अंदाज में कहते थे कि आप हसीना वाजिद के अलावा किसी के बारे में खबर तक नहीं दे सकते, क्योंकि हम यहाँ जो खबरें दे रहे हैं वो यहाँ से दे रहे हैं। डॉक्टर यूनुस के ऊपर 40 केसेस बनाए उसने। 40 केसेस, हालांकि वो उनका मोहसिन है ग्राहम बैंक की वजह से, जिसने वहाँ के दुनिया में करिया जो है नाम कर्ज बिला सूद कर्ज फराहम किए बांग्लादेश के लोगों को और इस पाकिस्तान के लोगों को। तीसरा उसने फैक्टर बताया कलंगा जी कि बांग्लादेश में एक अवामी उभार जो वहाँ पर जिस तरह से उसने एक पर्सनल वेंडेटा के नाम पर जो बाजार गर्म किया, वो जो है वो हसीना वाजिद को ले यही 3 अवामिल आज नज़र आ रहे हैं। और इंडिया जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, देखिए ये उसने जो बिल्कुल ठीक कहा हमायूं साहब ने भी कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की 15 साल, जब उसकी नाकामी हुई तो अपनी खिफत मिटाने के लिए वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, अब वो पाकिस्तान पे क्या, वो अमेरिका और चीन पे भी ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी उन्होंने मुदाखलत की है। ठीक, अच्छा आगा साहब, जो इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, हमने देखा ओवर द पीरियड टाइम, ये सिर्फ कॉन्टिनेंट तक महदूद नहीं रही, बल्कि कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर का मामला हो, अमेरिका के अंदर अगर हम देखें तो पन्नू का मामला हो और बाकी मामला सामने आए। इंडिया कितना एक्सपोज हो गया दुनिया के सामने कि इसका जो डिज़ाइन है वो सही रास्ते से नहीं है बल्कि गलत और उल्टे रास्ते से। आपने इस डिस्कशन की जो आपने प्रियम्बल में एक बात की थी, वो चाणक्य की बात की थी, और आपने एक्चुअली जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं उसमें आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया था। चाणक्य का जो फिलॉसफी थी वो थी यही, एक्सपेंशन कर, दाम साम दंड भेद। जी बिल्कुल। और जो नंदना एम्पायर को गिराया गया था, जिसको यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने, वो कहा ये क्या था कि बस यही यहाँ तक, लेकिन फिर आप देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ तक फैला और वो बेसिकली आज जो आप कह सकते हैं अफगानिस्तान का हिस्से हैं वो वहाँ तक गया। ये उनकी कॉन्सेप्ट ही, उनकी फ़िलासफ़ी इसी पे बेस करती थी। भारत की बात जी बिल्कुल। अब दुनिया में एक्सपोज होने के बावजूद भी आप ये देखें कि दुनिया की तरफ से वो रिस्पांस नहीं आया जब इंडिया एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, यानी कि बल्कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में इन्वॉल्व पाया गया, तो यूरोप की तरफ से वो रिएक्शन इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं आया। खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान पे ऐसा इल्ज़ाम आया होता तो हम पे सैंक्शन लग गई होती। ये है डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस लाइज एवरीवेयर। ये बहुत डेंजरस नहीं है? बहुत डेंजरस है। प्लेइंग विद द फायर। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो यूरोप से, और ख़ासकर मैं नाम नहीं लेना चाहता मुल्क का, वहाँ पे उनका एक इंडियन के साथ प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था, उनकी पुलिस तो सर पीटती है कि यहाँ पे क्या क्या इंडिया नहीं कर रहा है, लेकिन उनका जो अपना यानी कि आप कह सकते हैं कि हाउस है वो बाहर खबर निकल नहीं देता है। ये आग जो है इंडिया ने पता नहीं कहाँ कहाँ लगाई हुई है, कितने लोगों को कत्ल किया जा चुका है जिसकी किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है। ये 2-3 केस तो आपके हाथ में वैसे आ गए, जैसे कहते हैं ना अंडे बटेरा आ गया, तो बटेरे आए हैं सिर्फ हाथ में। लेकिन हर साल इंडिया 2-3 जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवाता है। पाकिस्तान में नहीं कराई इसने अपना, पाकिस्तान में यकीनन करा रहा है और चीन के अंदर भी उसने बड़ी कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान और चीन दो ममालिक खित्ते के ऐसे हैं जो हमेशा से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यही वजह है कि वो बाकी कंट्री से भी
उसे हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले से तज्ज़िया और तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कैपिटल व्यू से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।